हेलो गाइस, फाइनली एक और नए मज़ेदार ड्रामा में आपका स्वागत है। यहाँ पता है मैं हर ड्रामे को मज़ेदार कहता हूँ, लेकिन आपको भी पता है मैं जो ड्रामा एक्सप्लेन करता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और ये ड्रामा आप कहोगे यार इसका जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लाओ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। चलो भाई किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा ये न्यू ड्रामा। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें 1500 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर दो गुटों में मतलब दो राज्यों में समझ लो युद्ध हो रहा होता है। और युद्ध काफ़ी ज़्यादा भयानक हो रहा होता है, जिसमें हमारे दो मेन राजा जो होते हैं उसमें से एक राजा जो होता है वो डिसाइड करता है दूसरे राजा को मारूंगा मैं और इस युद्ध को ख़त्म करके विजयी बन जाऊंगा। और युद्ध करते हुए ही वो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि ये ज़्यादा ताकतवर है और ये शायद हमारे हीरो हो सकता है या फिर ये विलन भी हो सकता है। फाइनली युद्ध समाप्त होता है जब एक राजा दूसरे राजा को मार देता है। और ऐसा ही होता है, मारने के बाद सारे सैनिक जो होते हैं भाई, अब उसके राजा मर गया तो वो तो परास्त हो ही गए। देन यहाँ पर वो राजा जो होता है वो हुक्म देता है कि जाओ उसके परिवार मतलब भाई जहाँ वो उसका राज्य है वहाँ जाके उसकी पूरी फैमिली को भी मार दो या फिर जाके पकड़ो, ऐसा कुछ ऑर्डर दिया जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके सिपाही जो होती हैं सीधे चले जाते हैं उस राजा के महल में जो राजा अभी मर चुका है। उसकी फैमिली दिखाई दे रही होती है कि एक जो माँ होती है वो अपने बच्ची को, एक बच्ची होती है जिसे वो उसी रूम के अंडरग्राउंड में छिपा देती है। बोलती है बिल्कुल भी आवाज़ मत करना। और उसके सामने ही, उस बच्ची के सामने ही भाई वो नीचे से देख रही होती है उसकी माँ को, वो बंधक बना के लेके चले जाते हैं। वो अपने मुंह दबा के रोती रहती है क्योंकि अगर उसकी जरी भी आवाज़ हुई तो भाई वो उसे भी पकड़ के लेके चल जाएंगे और उसकी माँ का सेक्रीफाइस जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट डे जो होती है वो उनकी फैमिली को, जो कि हमारी फीमेल लीड है उसकी फैमिली जो कि रॉयल फैमिली थी, उसकी माँ उसकी दादी को सरेआम सबके सामने उस राजा ने फांसी पे लटका दिया और बोला कि भाई जो हमारे साथ रहना चाहते हो उसका वेलकम करते हैं और जो हमारे विपक्ष में है उनका यही हाल होने वाला है। सभी लोग अपनी आंखें नीची कर लेते हैं क्योंकि उन्हें दुख होता है उनकी रानी के लिए। और तभी एक लड़की उस राजा को घूरे जा रही थी, बहुत ही मतलब भाई बस मिल जाओ मुझे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी वो राजा उसे लड़की को नोटिस करता है और कहता है कि ये वही दिन था जब मैं तुमसे मिला और ये और कोई नहीं हमारी फीमेल लीड है। उसी दिन से हमारी फीमेल लीड जो है वो डिसाइड करती है कि भाई मैं इस राजा को जान से मार दूंगी, मैं अपनी फैमिली का बदला लूँगी। और वो फाइनली उसमें कोशिश में कामयाब भी होती है। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने के लिए जाती है तभी वो राजा उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि किसने भेजा है तुम्हें। तो वो बोलती है कि तुमने मेरे पूरे फैमिली को मार दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। और ये सिलसिला चलता ही रहता है और लास्ट इन द एंड दिखता है हमारी फीमेल लीड जो होती है वो अपने इरादे में कामयाब हो जाती है और उस राजा को वो मार देती है। और मारने के बाद वो भागी रही होती है, तभी उसी की आत्मा होती है कि क्या होती है लिटरली, वो बोलता है कि तुम कहीं भी चली जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और ऐसे ऐसे करते करते हमारी फीमेल लीड जो होती है वो पानी के अंदर गिर जाती है। और ये हमारा ड्रामा का स्टार्टिंग है भाई, क्या ही दिलचस्प स्टार्टिंग है। देन उसके बाद सडनली हमारी फीमेल लीड का आँख खुलता है और वो दूसरी शताब्दी में होती है और वो उठती है। उसके पसीने पसीने हुए होते हैं, वो घबराई हुई होती है, उसके चारों ओर लोग बैठे हुए होते हैं जो कि उसके साथी होते हैं क्योंकि इस लाइफ में वो एक फायर फाइटर का काम कर रही होती है। इस लाइफ में हमारी फीमेल लीड का नाम कांग योंग होता है जो कि एक फायर फाइटर है, मैंने पहले बताया। और वो बहुत निडर होती है, वो अपना जान जोखिम में डालकर भी अपने लोगों का जान बचाती है। ऐसे ही दिखाया जाता है कि जिसमें उसने एक आदमी और उसके डॉगी को बचाया था और उसके वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा उसे लोगों का प्यार मिला। और यहाँ तक कि उसे टीवी में भाई एक होता है ना कि भाई इतनी बहादुर लड़की इतनी फायर फाइटर है, और समझ लो ना तारीफ़ उसके चारों ओर गूंजने लगे थे, सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। और वो सारा क्रेडिट जो होता है ना अपनी पापा को देती है, बोलती है कि पापा ये सब आप ही कर रहे हो ना, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल समय में भी उसके चारों ओर आग रहते हैं या फिर उस पर मुसीबत आने वाली होती है तो भी वो उस मुसीबत से बच जाती है। तो उसे लगता है उसके पापा उसके साथ रहते हैं, इसीलिए उसे अभी तक कभी भी कुछ भी नहीं हुआ और वो सभी लोगों को इतनी आसानी से बचा लेती है। आपको भी लगता है कांग योंग के पापा उसकी मदद करते हैं या फिर कोई और रीज़न है? रीज़न तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो कांग योंग बहुत ज़्यादा थकी होती है क्योंकि वो भाई बहुत लिटरली मेहनत करती है। तो उसे एक सीट मिलता है, लेडी देख लेती है कि भाई वो ट्रेन में खड़े खड़े सो रही है तो उसे एक सीट ऑफर करती है। वो सीट इतनी थकी हुई होती है
कि लिटरली जब वो वहाँ से उतरती है ट्रेन से तो वो अपना फ़ोन तक ड्रॉप कर देती है। जब वो अपना फ़ोन ढूंढने लगती है तभी उसके पास एक महात्मा जैसे होते नहीं है, पंडित बोल सकते हो, जो भी है, एक बुद्धा बैठा हुआ था जो कि उसके मोबाइल लाके उसे देता है। बोलता है कि तुम अपनी मोबाइल भाई ट्रेन में ही भूल गई थी। तो उसका थैंक यू कहती है, लेकिन वो बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है क्या? तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे ज़रूर कहीं ना कहीं देखा ही होगा, क्योंकि मैं टीवी पर ही अभी आजकल दिख रही हूँ, क्योंकि उसका इंटरव्यू हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। तभी जब वो कॉन्ग यंग वहाँ से जा रही होती तभी उस बुद्धा को दिखता है कि कॉन्ग यंग के ऊपर एक साया मंडरा रहा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। देन उसे याद आता है कि मैंने इसे इसलिए पहली बार देखा, मतलब देखते याद आ गया, क्योंकि ये वही लड़की है जो बचपन में जब मैंने इसके ऊपर साया देखा था तो मैं अपने गुरु से जाके बात किया था कि मैंने एक साया देखा जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी है। देन उसके गुरु ने बताया था कि दोबारा कभी भी इस लड़की के पीछे मत जाना, वो साया जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जो कि कॉन्ग यंग के ऊपर मंडरा रही है। तो क्या ये वही साया है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, मुझे तो यही लग रहा है। चलो अब आगे ही पता चलेगा। तभी कहानी का दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है जो कि हमारे एक हीरो को दिखाया जाता है। लेकिन ये हीरो रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ हीरो होता है, मतलब एक टीवी एक्टर होता है जो कि एक बच्चे को फायर फाइटर के ड्रेस में पहनकर दौड़ के सीन की शूटिंग कर रहा होता है, जो कि बच्चा वो कम से कम 4 साल का बच्चे को वो उठा नहीं पा रहा था। तो वो उसके बच्चे को बोलने लगता है, तुमने डिनर में आज रात में क्या खाया था यार, तुम इतने ज़्यादा भारी हो गए हो, और वो बच्चे तक को रुला देता है। और ये जो है हमारे आई थिंक ये हीरो है, ये भी हमें कंफर्म नहीं है। सो ये लेकिन कहानी का बहुत ही अहम किरदार है, ठीक है। सो ये बंदा जो होता है ये एक लड़की के पीछे पागल होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होने के नाते ये लोगों को ज़रा भी बिल्कुल भी भाव नहीं देता है, लोगों पे गुस्सा चिल्लाना यही सब करते रहता है और अपने काम तक को महत्व नहीं देता है। सो इस अहम किरदार का नाम जून ओ होता है। सो जूनो जो होता है ये इस लड़की के पीछे पागल होता है और लड़की इसका भरपूर फ़ायदा उठा रही होती है, लेकिन ये शायद उससे सच्चा सा प्यार कर रहा होता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कॉन्ग यंग को शुक्रिया करने के लिए वो आदमी आया होता है जो उसके कुत्ते और उसके आदमी की उन लोगों ने जान बचाई थी, और कुत्ते की खास जान बचाने के लिए वो आदमी जो कि बहुत बड़ा आदमी होता है, बट कॉन्ग यंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, बस वो अपना काम कर रही होती है। लेकिन यहाँ पॉइंट की बात ये होती है कि जब वो कुत्ता जा रहा होता है तो वो कॉन्ग यंग को देखकर बहुत ही तेज़ में भौंक रहा होता है, बार बार भौंक रहा होता है। तो लोग पूछने लगते हैं आखिर वो तुम्हें देख के इतना भौंक क्यों रहा है? तो कॉन्ग यंग बोलती है कि क्या वो मुझे इतना पसंद करता है इसीलिए। लेकिन आपको भी पता है कि कुत्ते कब भौंकते हैं, जब वो कुछ अजीब सा देखते हैं, और अजीब मतलब आप समझ रहे हो कि मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। सो कॉन्ग यंग को आज भी अजीब अजीब सपने आ रहे थे, लेकिन उसका ये होता है कि वो सपने उठने के बाद वो सारे सपने को भूल जाती है, और ये कोई नहीं, ये वही कर रहा होता है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो वही राजा होता है। सो हांजू नाम रहता है, उस राजे का नाम जो रहता है वो हांजू रहता है, ठीक है। सो ये जो होता है ना, वो हमेशा इसे ऐसे ऐसे सपने दिखाता रहता है, उसे डराता रहता है, उसे अपनी पास्ट की बातें याद दिलाता रहता है, और उसके साथ भाई वो आत्मा ही होती है, लेकिन वो उसके साथ रह कर बहुत कनेक्शन सा फील करता है, और ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में पिछले समय में इन लोगों का कुछ अफेयर सा था या फिर लव सा था या फिर जो भी था, वो पिछला समय भी दिख रहा होता है। तो इस कहानी में पता नहीं कौन कौन से और मोड़ आने वाले हैं। और इस तरफ उसी रात जूनो जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कस्में वादे खा रहा होता है, उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने जितने भी बॉयफ्रेंड्स बदले हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा दिनों तक तुम ही टिके हो। तो जूनो तो यार पता नहीं कैसा बुद्धू सा होता है जो समझ नहीं पाता ये लड़की एकदम चालू है, उसका बस फ़ायदा ही उठा रही है। लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो सच में उस लड़की को बहुत ज़्यादा चाहता है। सो नेक्स्ट डे जूनो को जो उसका मैनेजर या दोस्त जो भी है उसे उठाने के लिए आता है, तो पहले तो उसके माथे पे वो चिट पड़ता है, जिस पे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे भी डंप कर दिया, उसे छोड़ दिया है, और ये बात उसे कैसे बतानी है वो डर जाता है, इसलिए वो पर्ची को छिपा के रख लेता है। वो उसके साथ ब्रेकअप कर चुकी होती है, और अब भाई साहब यहाँ पर है जोनू जो है उठने का नाम नहीं ले रहा होता है, क्योंकि यहाँ पता चलता है कि जैसे उसे कुछ हो गया हो, तो सीधे उसे हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, और वो सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही पूछने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि भाई उसकी कंडीशन वैसे ही ख़राब थी। सो जूनो का जो दोस्त होता है उसके मैनेजर को भी बता देता है कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, उसे उस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सो अगले दिन जूनो जब काम पर जाता है, मतलब अपने एक्टिंग के काम पर जाता है, तो वहाँ सोंग यान को भी बुलाया जाता है, क्योंकि वो रियल फायर फाइटर्स थी और वो अपनी मूवी में भाई फेक फायर फाइटर्स ही था।
तो वो भाई उसे समझा कि एक प्रमोशन टिप्स करने के लिए उसने सोंगयान को बुलाया था, क्योंकि सोंगयान काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है। सो उसके साथ वो आके चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, वो सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो बस दिखावे के लिए सब कर रहा होता है। लेकिन सोंगयान यहाँ उसके हरकतों से बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती है ये सब प्रमोशन के लिए नहीं है, मैं जो सिखा रही हूँ लोगों की जान बचाती है। लेकिन वो बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस प्रमोशन के लिए है, ठीक है, तो अपना काम करो। तो भाई वो सोंगयान उसे कोपचे में लेके जाके उसे समझाती है, बोलती है तुम मतलब भाई मैं तुम्हें इतने अच्छे से सिखा रही हो, तुम मुझ पे ही नौटंकी कर रहे हो, जानते हो ये सब चीज़ें कितनी जली है। और वो सीधे उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है, बोलती है जल्दी से माफ़ी मांगो मेरे अपने इस बर्ताव के लिए। तो भाई वो तो भाई समझ रहे हो ना, उसमें तो दम रहता नहीं है, वो तो बच्चे तक को उठा नहीं पाता, तो हमारी सोंगयान को क्या ही वो उसके हाथ को पकड़ पाएगा। तो वो उसे माफ़ी मांगने लगता है, बोलता अच्छा ठीक है छोड़ो मुझे। सो जुनो सीधे अपने दोस्त के पास आ जाता है, बोलता है कि उस लड़की के ऊपर FIR करो, उसने मेरे हाथ को पकड़ के मोड़ दिया। तो बोलता है क्या सच में? तो उसके बाद वो अपना जैकेट उतार के बोलता है हाँ देखो ना। उसके बाद वो जैसे देखता है तो उसके ऐसा लगता है ना कि जैसे उसने किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से धोया हो, उसके हाथों पे काले काले धब्बे जैसे निशान हो जाते हैं। तो वो बोलता है क्या उसने तुम्हें इतना धोया क्या? बोला नहीं, उसने तो बस मेरा हाथ मोड़ा था, लेकिन ये क्या हो गया। और इस तरफ जूनो के मैनेजर को पता चलता है कि जूनो को कैंसर हो चुका है, वो भी बहुत ही भयानक वाला, मतलब ट्यूमर हो चुका है, उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। और डॉक्टर बोलता है कि भाई बस उसके इतना समय है कि वो अपने मतलब चाहने वालों के साथ 2 पल बिता सकता है। तो उसके मैनेजर को यकीन नहीं होता है, वो बोलता है कि मैं किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा, पर वो बोलता है कि अपने आप को दिलासा मत दो, उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब भाई कोई कितना भी कैसा भी हो, लेकिन जब किसी के मरने का समय आता है तो वो भाई उसकी अच्छाइयाँ ही दिखने लगती है, और ऐसा लगता है कि इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। उसका मैनेजर जो है जुनो को बहुत चाहता भी था, वो लोग बचपन से ही साथ में थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब भाई समझ रहे हो ना कि अपने दोस्त को समझ लेता है कि इसे कैंसर है, तो उस पर क्या ही बीत रही होगी। और इस तरफ जुनो जो है गाड़ी में बैठकर भाई अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगा रहा था, कई बार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उससे भाई बहुत चाहता था। अब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि कोई उसका फ़ोन उठा क्यों नहीं रहा, उसकी जानकारी मिल क्यों नहीं रही है। तभी उसे अचानक से हेड में दर्द शुरू होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और बेहोश होते ही उसका जो वो माथा जो है गाड़ी के हॉर्न पर टिक जाता है, और गाड़ी ऑटोमेटिक भाई स्टार्ट होकर चलना स्टार्ट कर देती है। और गाड़ी बहुत तेज़ हॉर्न की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ रही थी, तो सभी का ध्यान उसके ऊपर हो जाता है। तो सभी लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, और देखते हैं सब कि जुनो जो है वो भाई उस गाड़ी में बैठा हुआ है। तो हमारी फीमेल लीड का ध्यान जब उस पर आता है कि वो उसमें तो अंदर जुनो है और वो शायद बेहोश हो चुका है, और वो गाड़ी जो है भाई समंदर के अंदर जा रही है। तो उसके पीछे दौड़ने लगती है कि भाई चाहे जो हो जाए, अभी उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन उसका काम यही है लोगों की ज़िंदगी बचाना है। तो वो एकदम लिटरली वो पानी में जंप कर देती है उसे बचाने के लिए, और बोलती है कि चाहे जो हो जाए मैं उसे बचा लूँगी। और वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, चारों तरफ दरवाज़ा लॉक होता है, लेकिन वो कांच फोड़कर उसे अंदर जाती है और जुनो को ऊपर फेंक देती है। लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो खुद को निकाल सके। तो वो जैसे उसे ऊपर भेज देती है, लेकिन उसकी सांस खत्म हो जाती है और उसका दम वहीं घुट जाता है। और एप्पल को लग रहा था कि भाई क्या ये यहीं पर ये भी मर जाएगी। लेकिन तभी हमारी एंट्री होती है उस डेविल की, उस आत्मा की, या जो बोलो वो परछाई की। और वो पानी में आकर एक चारों तरफ से घेरा बना देता है और लिटरली उसे किस करता है। तो ये भाई ये दुश्मन वाला काम था या दोस्त वाला, ये मुझे समझ नहीं आया। तो जैसे ही वो उसे किस करता है, थोड़ी देर बाद हमारी फीमेल लीड जो है उनको होश आता है, और वो जैसे बाहर आती है तो सबसे पहले वो पूछती है कि भाई मैंने जिसे बचाया जुनों को, उसे होश आया कि नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि भाई उसे होश आया कि नहीं, क्योंकि वो उसके बोल रही थी कि मैं इसे ज़रूर बचा लूँगी। उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और जुनो इंतज़ार कर रही होती कि अभी डॉक्टर बोलेगा कि भाई हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं, बोलते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही भाई अपनी फीमेल लीड यंग होती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सो जुनो की लाश को लेकर एक दूसरे रूम में रख दिया जाता है, लेकिन लेके जाने से पहले ही हमारी फीमेल लीड का जो हाथ होता है हल्का सा उसके हाथ से टच हो जाता है। तो जब वो रूम में अकेले रखा हुआ था उसकी लाश, तभी उस आत्मा को क्या मौका मिल जाता है भाई, वो सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और एक मुर्दा जिंदा हो जाता है। और वो जिंदा होते ही उसके जो क्या बोलते हैं उसको, धब्बे पड़े होते हैं उसके शरीर पे, सब मिटने स्टार्ट हो जाते हैं और वो बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन अब ये हमारा जुनवो नहीं है, बल्कि वही राक्षस है, वही राजा है, वही आत्मा है, जो भी कह लो इसकी क्या स्टोरी है। अब वो एक नए रूप में आया है। तो ठीक होते ही जुनो सबसे पहले कांग योन के पास ही जाता है।
जुनो सीधे कांगयन के रूम में पहुंचता है और कांगयन जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो जुनो सामने मौजूद होता है और पहली बात ये बोलता है तुम ठीक हो ना। वो कुछ समझ नहीं पाती है जब तक वो समझती कि भाई ये तो डिक्लेयर हो गया था, मौत हो गई थी इसकी, लेकिन वो तभी जाए भाई जुनो उसे गले लगा लेता है। लेकिन आपको भी पता है कि वो जुनो नहीं है। देन उसके बाद वो जुनो को बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इतना कि मैं मिस करते करते मर ही चुका था तुम्हारे लिए। और भाई साहब यहाँ पर मामला थोड़ा गंभीर होता है। उस यहाँ पर पता चलता है कि पिछले समय में अपनी योंग ने ही भाई इसे मारा था। मैंने पहले ही बताया था, लेकिन अब पता चलता है कि वो लोग प्रेमी लवर जो भी थे उनकी स्टोरी तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगी आखिर क्यों मारा था। और मारने से पहले उसने बोला था कि आई लव यू माई लॉर्ड। इसका मतलब वो हमारी योंग भी सुन से प्यार करने लगी थी। अभी तो वो इस जन्म में योंग और सुन है, उस जन्म में उनका क्या स्टोरी था और क्यों इसने भाई अपने ही जिससे वो प्यार करती है मारा, और क्या ही चल रहा है पता नहीं। लेकिन आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।